नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे मैरिज कुंडली के ऊपर कि मैरिज की प्रेडिक्शन के ऊपर। हमने मैरिज की प्रेडिक्शन के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने मैरिज और नवमास के बारे में बताया था और मैरिज की मतलब जो प्रेडिक्शन होती है, उनके भाव हैं, सिग्निफिकेटर कौन से होते हैं और वो सब चीज़ें बताई थी। उसमें मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें रह जाती है तो फिर मैं और ऐड करूँगा। तो उसमें जो था वो शुक्र देवता की पोजीशन रह गई थी, यानी कि शुक्र देवता की क्या इम्पोर्टेंस है मैरिज के ऊपर। शुक्र देवता की इम्पोर्टेंस किस लिए है या क्यों है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस कुंडली में, वो है शुक्र देवता की पोजीशन की। तो ये हमारे सामने जो कुंडली है, ये ये जो कुंडली है वो काल पुरुष की कुंडली है। ज्योतिष में जो भी गणना हुई है, जो भी चीजें बनाई गई है, जिन भावों को लेके और उनके जो प्लेनेट है उनको वो भाव दिए गए हैं, वो सब काल पुरुष की कुंडली को मतलब ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं। तो काल पुरुष की जो कुंडली, उसी के हिसाब से सभी जो भाव थे उनके मतलब जो कार्य थे उनके ही देवताओं को दिए गए हैं। तो इसीलिए जो काल पुरुष की जो कुंडली है, उसमें जो 7वां घर है, हमारी जो मतलब मैरिज का घर है, वो 7वां होता है। और काल पुरुष की जो कुंडली है, उसमें जो 7वां घर है वो शुक्र देवता को आया है। यानी कि जो 7वां घर है उसको शुक्र देवता। काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की कुंडली होती है और इसमें जो 7वें घर के मालिक हैं वो शुक्र देवता होते हैं। इसलिए शुक्र देवता जो है वो हमारी मतलब सब जो लोग हैं जिनकी शादी से रिलेटेड कोई भी कार्य करना हो, तो वो उसके लिए शुक्र देवता ही हमारे कारक ग्रह हैं। क्योंकि मैरिज के कारक ग्रह शुक्र हैं, क्योंकि काल पुरुष जो है उन्हीं की कुंडली को आधार मान के सारी ज्योतिष की गणना हुई है। तो इसीलिए उनकी जो 7वें भाव में राशि आती है वो शुक्र देवता की तुला राशि आती है। इस वजह से जो भी हमें शादी से रिलेटेड कोई कुछ भी वर्क करना हो, कुछ भी चीज़ों को देखना हो, तो उसमें शुक्र का एक बहुत बढ़िया रोल होता है। तो आप ये मानिए कि जो शुक्र देवता है वो शादी के मेन कारक ग्रह है। हमेशा याद रखिए, कारक ग्रह और मारक ग्रह ये जो है वो अलग-अलग थ्योरी है। तो एक दिन मैं आपको एक कारक ग्रहों का वीडियो बना के दिखाऊँगा कि किस ग्रह का कौन-सा कारक ग्रह है। तो उस तरीके से भी हमें समझ में आएगा। तो शुक्र देवता जो है वो शादी का मतलब नेचुरल बेनिफिक ग्रह हैं, बेनिफिक प्लैनेट हैं। तो अब कुछ एक छोटी-सी बात जो मेरे को बीच में याद आ गई, वो है कि कुछ व्यक्ति कहते हैं, कुछ जो ज्योतिषाचार्य हैं, वो कहते हैं कि शादी का जो मतलब ग्रह है वो गुरु भी है। मतलब लड़कों के लिए अगर शादी का प्लैनेट देखा जाए तो वो शुक्र है, और लड़कियों के लिए अगर मैरिज का जो मतलब शादी का जो कारक ग्रह देखा जाए तो वो गुरु है। ये अलग-अलग ज्योतिषाचार्यों की अलग-अलग थ्योरी है, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो और पराशरी ज्योतिष सिस्टम में भी यही है, शुक्र ही है। लेकिन पराशरी ज्योतिष सिस्टम में कुछ जो ज्योतिषाचार्य हैं वो गुरु को भी काउंट करते हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल थ्योरी है। हम मतलब उस थ्योरी में नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे पास गुरु के लिए मतलब नॉलेज नहीं है कि हाँ, उनको हम शादी के लिए बेनिफिक कैसे माने। हमारे पास शुक्र का पता है कि वो काल पुरुष की कुंडली में 7वें घर में आते हैं, तो वो मैरिज के कारक ग्रह हैं। तो हम शुक्र की ही बात करेंगे, लेकिन जो बात है बीच में संशय आ गई तो मैंने आपको बता दी। गुरु को वो कैसे मानते हैं, वो उनकी थ्योरी है। हम शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र देवता जो है वो हमारे शरीर में सेक्स के कारक हैं। शुक्र देवता विलासिता के कारक हैं, और शुक्र देवता जो है वो हमारे शादी के भी कारक हैं। शुक्र देवता सौम्यता के कारक हैं। सौम्यता जो होती है, सुंदरता होती है, और जो भी मतलब फैशन से रिलेटेड चीजें हैं, उन सब के कारक ग्रह शुक्र होते हैं। तो शुक्र देवता ही शादी करवाते हैं। अब शुक्र का क्या रोल होता है, ये तो हो गई थ्योरी कि अब शुक्र का रोल क्या है हमारी कुंडली में। तो शुक्र का रोल है कि अगर हमारी कुंडली में कोई भी प्लेनेट है, वो हमारी कुंडली में शादी को नहीं दर्शा रहे, यानी हमारी शादी नहीं हो पा रही है,
यानी हमें शादी में काफी परेशानी आ रही है, शादी में मतलब प्रॉब्लम आ रही है, हो नहीं रही है, बात बन के बिगड़ रही है, तो हम बिना देखे, बिना कुछ रेमेडीज किए हुए, मतलब रेमेडीज नहीं सॉरी, बिना कुछ देखे किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाए बिना भी हम शुक्र देवता के उपाय कर सकते हैं। उपाय नहीं, उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये है बिना जन्म कुंडली देखे हुए और बिना कुछ मतलब जाने हुए, किसी ज्योतिषाचार्य के पास हम नहीं गए हैं तो भी, तो शुक्र देवता को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं शुक्र का हीरा पहन के। और शुक्र के लिए हमें जो मतलब दुर्गा माता है, और लक्ष्मी माता है, और दुर्गा माता का एक रूप है माँ कात्यायनी, वो शादी के लिए बहुत ही योग कारक माता है। जो मतलब जिनके शादी में प्रॉब्लम आती है तो वो माँ कात्यायनी के मतलब पाठ पूजा करें तो उनको कुछ फायदा हो जाता है। ये काफी आजमाई हुई रेमेडीज है, मैंने काफी की है, लोगों को बताया है, काफी लोगों को फायदा हुआ है। तो माँ कात्यायनी जो है वो शुक्र देवता को बहुत शादी के लिए बहुत सटीक रेमेडी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास प्रॉपर मतलब कुंडली है और उसके बाद आपको शुक्र देवता की पोजीशन मतलब देखनी है कि शुक्र देवता हमारे क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं, तो उसके लिए आप शुक्र की जो मतलब भावों को देख सकते हैं कि शुक्र देवता किस भाव में है। शुक्र देवता जो है वो मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सिग्निफाइड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें देखनी पड़ती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि महादशा किसकी चल रही है, मतलब कि महादशा, जैसे हमने यहाँ पे महादशा पे क्लिक किया तो यहाँ पे शुक्र देवता है, तो शुक्र देवता की महादशा 2053 में है। मान लीजिए हमें अभी शादी के योग देखने हैं इस समय, तो इस समय हमारी जो महादशा है अभी ये 2017 चल रहा है, तो 2017 यानी 2010 से लेके 2029 तक शनि की दशा चलेगी। तो शनि में जो है 8% कहाँ पे हम, यानी कि हम अगर देखा जाए तो 2000 ये है ये 2016 और ये है 27/5/2017, यानी कि अभी हमारे शनि में केतु चल रहा है, उसके बाद हमारे शुक्र देवता आएंगे। तो 27/5/2017 से लेकर 27/5/2020 तक शुक्र देवता आएंगे, फिर हमारी शुक्र देवता क्या रिजल्ट देंगे। तो उसके लिए हमें शुक्र के रिजल्ट निकालने पड़ते हैं। रिजल्ट कैसे निकालेंगे हम, ज्यादातर लोग नवमास कुंडली से निकालते हैं, मैं नवमास कुंडली से नहीं निकालता, मैं चरित भाव से निकालता हूँ। तो आप यहाँ पे निरायण चरित भाव ले सकते हैं, उससे आप देखिए यहाँ जन्म कुंडली में शुक्र देवता जो है 11वें भाव में बैठे हैं शनि की राशि कुंभ में, लेकिन यहाँ पे शुक्र देवता है वो 10वें भाव में आ गए। तो अब शनि की 10वें भाव में आ गए, अब शुक्र देवता क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शुक्र देवता शादी के जो भाव हैं वो है 2, 7 और 11। दूसरा हमारा परिवार का है, सातवां हमारा मैरिज का, पार्टनरशिप का है, और 11वां भाव हमारे लाभ का है, गेन का, यानी कि तीनों मिलते हैं तब शादी होती है। या दो भी, जो भी, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमें सिग्निफिकेटरों को देखना पड़ेगा। हम प्लेसिडस पद्धति के अनुसार ये निरायण भाव चलित बनाएंगे और उसके बाद ही हम देखेंगे। तो ये हम एक बार बंद कर देते हैं, हम इसी के सिग्निफिकेटर लेते हैं। तो ये जो सिग्निफिकेटर है ये पूर्णतः सही नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये जो है वो जन्म कुंडली पे बने हैं और हम निरायण भाव कुंडली पे बनाते हैं। तो अभी हम वो डिस्कस नहीं करते, अभी हम सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि ये जो सिग्निफिकेटर आ रहे हैं उन पे क्या रिजल्ट बन रहा है। तो अब देखिए जरा सर कि सूर्य देवता है वो देख क्या रिजल्ट दे रहे हैं, वो 5 और 9 दे रहे हैं। तो 5वां और 9वां ये दोनों जो है ये सपोर्टिंग भाव है, और यहाँ पे शुक्र देवता दे रहे हैं 2, 7 और 11। तो 2, 7 और 11 जो है वो मैरिज को दर्शाते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। यहाँ पे नीचे देखिए शनि दे रहा है 10वां और 11वां, यानी कि हम तीन चीजें लेते हैं, प्लेनेट और नक्षत्र और उप नक्षत्र, तीनों में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाव। और एंटी जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि 2, 7, 11 का एंटी कॉम्बिनेशन 1, 6, 10 होता है, वो नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हमें सारे प्लेनेट की रिजल्ट देखनी चाहिए। अब हमें देखना है कि हमारे जो महादशा चल रही थी,
यानी कि अभी हम देखेंगे कि शनि शनि में अभी जो चल रहा है वो है केतु का पीरियड। तो केतु क्या दे रहा है, शुक्र क्या दे रहा है, सूर्य क्या दे रहा है। हमें उसके मतलब शादी के लिए हमें कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए, यानी कि 6 महीने में मतलब हमारी जो बातचीत है वो भी शुरू हो जाए और उसकी फिर प्लानिंग भी बन जाए और फिर हमारी शादी भी निपट जाए। तो इसके लिए हमें अंतर्दशा की जरूरत होती है। प्रत्यंत्र दशा जो है वो छोटी आती है। अगर कोई बड़ा ग्रह हो जैसे शनि है और राहु है, शुक्र है, तो इनकी जो है वो इनके प्रत्यंत्र भी काफी बड़े आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास बड़ी महादशा नहीं होती है तो इसके लिए हमें अंतरे को ही लेना पड़ता है। तो अभी शनि की है तो शनि का प्रत्यंत्र भी काफी बड़े आते हैं। तो शनि के जो है अंतरे काफी बड़े बड़े आएंगे, 1-2 साल के आएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए केतु का जो अंतरा है वो 1 साल का है। तो आपको ये केतु के अंतरे में पूरी में शादी हो सकती है। तो केतु क्या सिग्निफाई कर रहा है, अब हमें ये देखना है केतु क्या दे रहा है। तो पहले हमें महादशा लोड को देखना पड़ेगा। महादशा लोड क्या रूल निर्धारित कर रहा है हमारी जन्म कुंडली में। महादशा लोड है शनि। शनि 10-11 दे रहा है, 8 भी दे रहा है, 9-12 दे रहा है और 9 भी दे रहा है। और यहाँ पे 2-7-2, तो जो उप नक्षत्र है वो 2-7 दे रहा है और यहाँ पे 11 भी आ रहा है और यहाँ पे 9 जो है वो सपोर्टिंग भी है। तो इसका मतलब है कि शनि देवता शादी के लिए अलाउ कर रहे हैं और अब शादी हो जाएगी। इसमें कुछ रिजल्ट है जो नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। जैसे कि ये प्योर नेगेटिव नहीं है, जैसे 2-7-11, लेकिन 2-7 है, यहाँ पे 11 है पोलैंड में। लेकिन अगर 2-7-11 नहीं आए, 2 आ जाए, सिर्फ अगर तीनों में ही 2 आए तो भी शादी हो जाएगी। तीनों में 7 आ जाए तो भी शादी है, तीनों में 11 आ जाए तो भी शादी। शादी क्या है कि एक हमारे हम सब लोगों के की शादियां होती है और शादी जो है वो एक रियर थिंग नहीं है, वो सबके साथ होती है। तो उसके लिए हमें एकदम मतलब सटीक कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सटीक कॉम्बिनेशन वहां देखना पड़ता है जहाँ पे एक रियलिस्ट केस होता है। जैसे कि किसी के साथ मतलब चोरी होना, किसी का मतलब बलात्कार होना, किसी का मर्डर होना, ये जो चीजें हैं ये बहुत रियल होती है। उनके लिए हमें बहुत ही सटीक और प्योर कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। तो वहां पे हमें ये कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। लेकिन शादी जो है वो सबके साथ होती है। उम्र के साथ जिनकी शादी नहीं हो पाती उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो शादी के लिए हमें वो सटीक कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। तो शनि जो है महादशा जो लॉर्ड है, महादशा नाथ, वो हमें शादी के लिए अलाउ कर रहा है। फिर क्या आ गया, फिर आ गया अंतरदशा। महादशा के बाद अंतरदशा। तो अंतरदशा क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो केतु को देखिए 1-8 दे रहा है तो ये यहाँ पे अच्छा नहीं है। लेकिन 9-12 दे रहा है, ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन नीचे राहु 2-7-2 दे रहा है तो 2-7 भी है और 9+ भी है। इसका मतलब 1-8 आ रहा है। 8-12 जो है वो बुरे हैं, वो रोकते हैं, वो मतलब शादी के अंदर विघ्न डालने का थोड़ा बहुत काम जरूर करेंगे। यानी कि कुछ प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम, लेकिन शादी को डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई करने वाले प्लेनेट है 1-6-10, यानी कि जो 2-7-11 का जो 12वां भाग है वो उनको डिनाई करवाता है। लेकिन वो 8 और 12 है वो बुरे प्लेनेट है। अगर 6-8-12 हो तो वो शादी को तोड़ देंगे। लेकिन 8-12 है वो शादी में कुछ रुकावट पैदा करेंगे। लेकिन नक्षत्र में मजबूत प्लेनेट होने की वजह से ये रूल जो है वो काफी मतलब 8-12 से स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये मतलब हमारी जो शादी है वो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक प्रेडिक्शन करने का तरीका है। आप जितना ज़्यादा प्रेडिक्शन करोगे आपको भी काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगा और आपकी भी प्रेडिक्शन सही होने लगेगी। ये एक्सपीरियंस की भी बात है। आपको अगर 20-25-60 कुंडलियों में आप प्रेडिक्शन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 8-12 कहाँ प्रॉब्लम दे रहा है, 8-12 कहाँ नहीं दे रहा है। ये जो थ्योरी है वो मतलब एक्सपीरियंस के बाद आ जाती है, तो आपको भी आ जाएगी। मेरा जो है करने सिखाने का कि मैं आपको बताऊं कि लोग आपको ठग ना सके। मेरा जो है ये वीडियो बनाने का मकसद इतना है कि आपको कोई ठग ना सके, आपको वो सब चीजें वो सटीक पता चले कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यानी कि रुकावट क्यों आ रही है और किस वजह से आ रही है, क्यों आ रही है। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें किसी जातक को
मतलब पूजा पाठ जो किसी और का करवा रहे थे और प्रॉब्लम किसी और प्लेनेट की थी। तो ये जो चीजें हैं वो हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रॉब्लम आ रही है वो हमें पता चलना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है वो केतु और शनि है वो दोनों ही शादी को अलाउ कर रहे हैं, तो शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हमें यही देखना है कि प्लेनेट क्या देते हैं। ये कृष्णमूर्ति का सिद्धांत है। पराशरी ज्योतिष सिस्टम में अलग तरीके से करते हैं, तो मैं केपी का ही बताता हूँ, जो मेरे को केपी का ज्यादा नॉलेज है और मैं उसी का काम करता हूँ। तो ये मैंने आज ये बताया आपको, इसमें शुक्र का रोल और एक महादशा और अंतरदशा के थ्रू रिजल्ट को कैसे सिग्निफाई किया जाता है और कैसे आंका जाता है। अगले वीडियोस में मैं 3-4 कुंडलियों पे आपको यही प्रेडिक्शन और यही रूल जो बताए हैं वो मैं लगा के और रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा, और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी कि आपको कुछ एक सीखने को मिला। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो भी बताएं, बुरा लगा तो भी बताएं, कुछ गलती रही हो तो सुझाव जरूर दें। तो धन्यवाद दोस्तों।